गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे परिस्थिति तथा भूमिका की। परिस्थिति किसे कहते हैं और भूमिका क्या होती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने समूह या समाज में कोई न कोई स्थान या पद अवश्य होता है। कोई उच्च पद पर आसीन है तो कोई निम्न पद पर। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर हो सकता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका दर्जा निम्न हो सकता है। यानी कि पद जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। प्रत्येक समाज की संरचना, संगठन का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा धारण की गई सामाजिक परिस्थितियों और भूमिकाओं के व्यवस्थित संयोग से ही होता है। यानी कि पद और भूमिका जो हैं वो मिलकर के सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती हैं। प्रत्येक सामाजिक परिस्थिति और भूमिका का संबंध सामाजिक आदर्श और मूल्यों, मानदंडों से भी होता है। एक परिस्थिति को धारण करने वाले व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उस परिस्थिति से संबंधित मानदंड द्वारा अपेक्षित होता है। यानी कि प्रत्येक पद से संबंधित कुछ नियम होते हैं, मानदंड होते हैं, उनके अनुरूप ही व्यक्ति के व्यवहार को उचित माना जाता है। एक पति, पिता, खिलाड़ी, राजनेता, प्राध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार या छात्र किस प्रकार से समाज में अपनी भूमिका निभाएंगे, ये सामाजिक नियमों के द्वारा तय होता है। परिस्थिति के अनुरूप भूमिका के निर्वाह की स्थिति को हम परिस्थिति और भूमिका संतुलन कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं तो उसमें इलियट एवं मेरिल के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। यानी कि परिस्थिति का अर्थ क्या है? व्यक्ति का पद है और वो पद कैसे, किस आधार पर हो सकता है? लिंग के आधार पर हो सकता है, आयु के आधार पर हो सकता है, उसके परिवार का उस समाज में क्या स्थान है, वर्ग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, विवाह के आधार पर, अथवा जो वो प्रयत्न करता है उसके कारण से वो कोई पद प्राप्त करता है, उसे हम परिस्थिति कहते हैं। उसके अलावा लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। यानी कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक समय विशेष में जो उसका स्थान है, जो उसका पद है, उसे क्या कहेंगे हम? सामाजिक परिस्थिति। इसी तरह से बीरिस्टिड कहते हैं सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है। यानी कि परिस्थिति किसकी द्योतक है? किसी समूह में या समाज में उसके पद की द्योतक है, उसका क्या स्थान है। लेपियर के अनुसार सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। यानी कि जो परिस्थिति है उसे हम पद के रूप में समझ सकते हैं। किस पद के रूप में?
जो एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति के प्रकार की, तो सन 1936 में 1936 में रॉल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया है, एक प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी अर्जित परिस्थिति। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रदत्त परिस्थिति की। प्रदत्त परिस्थिति जो है, जो ऐसी परिस्थिति जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना उसको अपने आप से प्राप्त हो जाती हैं। ये परिस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने, परंपरा आदि के कारण से प्राप्त होती हैं और बच्चे को उस समय प्रदान कर दी जाती हैं जबकि उसके व्यक्तित्व के बारे में समाज कुछ भी नहीं जानता। यानी कि प्रदत्त मतलब है प्रदान की गई, जो स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। समाज में प्रदत्त परिस्थितियां पहले से मौजूद होती हैं और जो जन्म लेने वाला प्राणी है उसको प्रदान कर दी जाती हैं। परिस्थितियां बच्चे के द्वारा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली परिस्थितियों की सीमा तथा रूप भी निश्चित करती हैं और विश्व के सभी समाजों में जो है वो प्रदत्त परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, सभी समाजों में पाई जाती हैं। प्रदत्त परिस्थितियां पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे स्त्री या पुरुष होना, बालक या युवा होना, सुंदर या क्रूप होना, लंबा या छोटा होना व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। लिंग भेद, आयु, नातेदारी, प्रजाति, जाति, वैध अवैध संतान, परिवारों में बच्चों की कुल संख्या, गोद लेने, माता पिता की मृत्यु, विवाह विच्छेद, इन विभिन्न आधारों पर प्राप्त परिस्थितियां प्रदत्त परिस्थितियां कहलाती हैं। तो इसमें जबकि व्यक्ति का अपना कोई लेना देना नहीं होता और जैसा उसको पद प्राप्त होता है वैसे ही उसे समाज में स्थान मिल जाता है। अब मान लीजिए कोई उच्च घराने में जन्म लेता है, कोई निम्न घराने में जन्म लेता है, ये उसके अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उस परिवार का, उस जाति का जो भी समाज में स्थान होता है वो जन्म लेने वाले प्राणी को प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रदत्त परिस्थिति के आधार की, यानी कि इसके आधार कौन कौन से होते हैं। उसमें सबसे पहला है लिंग भेद। लिंग भेद में के आधार पर आप सभी जानते हैं जो परिस्थिति प्राप्त होती है वो जन्म के समय, जैसे स्त्री या पुरुष का पद अलग अलग होता है और सभी संस्कृतियों में स्त्री और पुरुष की अलग अलग परिस्थिति और भूमिका में हमें अंतर देखने को मिलता है। स्त्रियों को प्राय कमजोर, कोमल, भावुक, सहज विश्वासी, धार्मिक, एक विवाहिक माना जाता है। भारत में स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से नीचे रही, उन्हें अबला, दासी और संपत्ति के रूप में समझा जाता रहा। इसी कारण स्त्रियों को उच्च शिक्षा और व्यवसाय से भी अलग रखा गया, उनको संपत्ति और राज्याधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें पुरुषों के अधीन रखा गया। दूसरी ओर पुरुषों को साहस, वीरता, तर्क और शौर्य का प्रतीक माना गया। यही कारण है कि स्त्रियों को जैसे छोटे मोटे घरेलू कार्य, सिलाई, बर्तन बनाना, खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये सब कार्य सौंपे गए और पुरुषों को जो है मछली मारना, शिकार करना, युद्ध करना, यानी कि आर्थिक जिम्मेदारी के कार्य सौंपे गए। पुरुषों में अधिक शारीरिक शक्ति और साहस माना गया, इसी कारण से इनमें ये कार्य सौंपे गए। स्त्री और पुरुषों में श्रम विभाजन जो है वो विभिन्न संस्कृतियों में समान नहीं है। एक समाज में एक प्रकार का कार्य पुरुषों के लिए निर्धारित है
तो वही कार्य दूसरे समाज में स्त्रियों के लिए, यानी कि हर समाज में ये अलग अलग चीजें हैं। स्त्रियों और पुरुषों के कार्यों का विभाजन का आधार मुख्य रूप से ये माना जाता है कि उन्हें उनके आनुवंशिकता से प्राप्त चारित्रिक लक्षण जो हैं वो अलग अलग होते हैं, जिनके कारण उनका सामाजिक व्यवहार भी अलग अलग होता है। स्त्रियों और पुरुषों की परिस्थितियों में सांस्कृतिक कारणों से भिन्नता पाई जाती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को सदैव निम्न स्थान नहीं दिया जाता, जैसे गारो, खासी, नायर, ये क्या है, मातृसत्तात्मक परिवारों में वहां पर पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की परिस्थिति ऊंची है, यानी कि अंतर है स्त्री पुरुष की परिस्थिति में, लेकिन वहां पर कैसी परिस्थिति है स्त्रियों की, ऊंची है, और वे ही परिवार की मुखिया होती हैं। संपत्ति और धार्मिक कार्यों में भी वो ही प्रधान होती हैं। वंश और उत्तराधिकार भी स्त्रियों के आधार पर ही तय किए जाते हैं। और वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि कुछ कार्यों को छोड़ करके शेष में समान रूप से स्त्रियों को नौकरी के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। उसके अलावा आयु भेद, आयु भेद जो है वो भी, उसके आधार पर भी हमें अलग अलग परिस्थिति देखने को मिलती हैं। आयु का विभाजन किस तरह से होता है, जैसे शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, इन आधार पर किया जाता है। और समाज में अलग अलग आयु के लोगों को अलग अलग परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। एक विशेष परिस्थिति के लिए, एक विशेष पद के लिए निश्चित आयु का होना आवश्यक है। परिवार में जैसे बड़ा भाई छोटे भाई का भेद, छोटे भाई में भी आयु का भेद हमें देखने को मिलता है। और बच्चों की तुलना में वृद्ध लोगों को समाज में अधिक सम्मान दिया जाता है। इसका कारण क्या होता है कि उन्हें जीवन का अनुभव होता है और परंपरा और संस्कृति के वो रक्षक माने जाते हैं। उसी तरह से जैसे जो वोट का अधिकार है उसके लिए भी एक निर्धारित आयु तय की जाती है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, मत देने के लिए निश्चित आयु प्राप्त जो है वो करनी मानी जाती है। संयुक्त परिवार का जो मुखिया है वो भी परिवार का जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता है वो ही माना जाता है। जैसे आश्रम व्यवस्था है, आश्रम में भी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम का जो विभाजन है वो भी आयु के आधार पर ही हमें देखने को मिलता है। लेकिन सदैव जो परिस्थिति निर्धारण है उसमें आयु महत्वपूर्ण नहीं होती। उसमें व्यक्ति का जो लिंग है, व्यक्ति के गुण है, नातेदारी है, क्षमता है, शिक्षा है, संपत्ति और ये सांस्कृतिक आधार भी जुड़े होते हैं। यही कारण है कि एक ही आयु के होने पर भी लोगों को अलग अलग परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। जिन समाजों में आजीविका प्राप्त करना मुश्किल होता है वहाँ युवा लोगों का अधिक महत्व होता है। एस्किमो लोगों में वृद्ध व्यक्ति की हत्या करना नैतिक दायित्व माना जाता रहा है। तो आयु महत्वपूर्ण है, परंतु फिर भी ये परिस्थिति निर्धारण का एकमात्र आधार नहीं माना जाता। उसके अलावा जो है नातेदारी, नातेदारी परिस्थिति प्राप्त, नातेदारी के आधार पर भी परिस्थिति प्राप्त होती है। एक व्यक्ति का अपने माता पिता और रक्त संबंधियों से संबंध होता है। उनसे संबंध होने के कारण ही वह अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है, क्योंकि हम हमारे माता पिता, हम अपने भाई बहन का चयन नहीं करते। नातेदारी क्या है, जैव के और सांस्कृतिक दोनों तथ्यों का एक मिश्रित रूप है। समाज में हमें कई पद माता पिता के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे राजा का पुत्र क्या होगा, राज पद ग्रहण करता है। हम अपने माता पिता का वर्ग, धर्म और कभी कभी व्यवसाय भी ग्रहण करते हैं।
भारत में जैसे जाति व्यवस्था है, उसके आधार पर जन्म जिस जाति में लेते हैं वही जाति बच्चे को प्राप्त हो जाती है। माता पिता, भाई बहन, चाचा मामा, जीजा साला, दादा दादी, सास ससुर, ये सभी परिस्थितियां नातेदारी के आधार पर तय होती हैं। नातेदारी के साथ ही व्यक्ति को कुछ अधिकार और दायित्व भी जुड़े हुए होते हैं। समाज में माता पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर ही बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है और उनकी उच्च और निम्न स्थिति के अनुसार बच्चे को भी सामाजिक परिस्थिति प्राप्त होती है। यद्यपि माता पिता की स्थिति के अनुसार बच्चे की स्थिति की तुलना एक विवाद का विषय है, क्योंकि बुद्धिमान और प्रभावशाली पिता की संतान मूर्ख भी हो सकती है और पागल व्यक्ति की संतान बुद्धिमान भी हो सकती है। इसी प्रकार निर्धन परिवार में जन्म लेने वाला संतान धन अर्जित करके संपत्तिशाली भी बन सकती है और अशिक्षित माता पिता की संतान शिक्षा ग्रहण करके नवीन आविष्कार भी कर सकती है। तो इस तरह से नातेदारी एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन प्रदत्त के साथ में अगर वो कुछ गुणों को ग्रहण कर लेता है तो उसकी परिस्थिति चेंज हो जाती है। उसके अलावा जन्म, व्यक्ति का जन्म किस परिवार, जाति अथवा प्रजाति में हुआ है, उसके आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। जैसे शाही घराने और उच्च जाति में जन्म लेने वाले की सामाजिक परिस्थिति निम्न परिवार या निम्न जाति के लोगों की तुलना में ऊंची रही है। उसके अलावा शारीरिक विशेषताएं, कई परिस्थितियां व्यक्ति को उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर प्राप्त होती हैं। जैसे शारीरिक दोष हैं जिनमें उनकी तुलना में जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं उनकी स्थिति ऊंची होती है, या जो बलवान हैं, सबल हैं, निर्बल लोगों की तुलना में उनकी परिस्थिति ऊंची होती है। सक्षम लोगों की जो परिस्थिति है वो ऊंची मानी जाती है। उसी तरह से जाति और प्रजाति, भारत में जाति व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारण करने का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह आप और हम सभी जानते हैं। ऊंची जातियां जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में जन्म लेने की वाले की परिस्थिति शूद्र और अछूत जो जातियां हैं उनसे ऊंची समझी जाती है। उसी प्रकार काली और पीली प्रजाति की तुलना में गोरी प्रजाति के लोगों की सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती रही है। अमेरिका और अफ्रीका में तो काली प्रजाति के लोगों को अनेक सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जाति और प्रजाति परिस्थितियों का एक महत्वपूर्ण आधार रही है। इसमें समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। ये तो वो परिस्थितियां जो किसी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं, समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने गुण के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर जो है वो पदों को प्राप्त करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति जो है वो व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, वो अपनी क्षमता के आधार पर प्राप्त करते हैं। अर्जित परिस्थितियों के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। योग्य और सक्षम व्यक्ति इन परिस्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, विवाह, श्रम विभाजन आदि का जो संबंध है वो किससे है? अर्जित परिस्थितियों से है।
व्यक्ति की सफलता और असफलता के आधार पर भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मुख्य रूप से दयालु, बुद्धिमान, योग्य, प्रभावशाली, साहसी एवं शक्तिशाली व्यक्तियों को सभी महत्व देते हैं। अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के भी विभिन्न आधार होते हैं, जिसमें सबसे पहला आधार की अगर हम बात करते हैं तो वो है संपत्ति। व्यक्ति के पद को निर्धारण करने में संपत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है, एक महत्वपूर्ण आधार है। संपत्ति पर अधिकार होने या न होने के आधार पर व्यक्ति की ऊंची या नीची परिस्थिति होती है। अक्सर आप देखते हैं जैसे गरीब की तुलना में किसका स्थान ऊंचा होगा? पूंजीपति का। आधुनिक युग में जिन लोगों के पास में भौतिक सुख सुविधाएं अधिक हैं, वो क्या है? वो ऊंचे माने जाते हैं। मात्र जो संपत्ति है वो ही व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण नहीं करती, बल्कि ये भी देखा जाता है कि संपत्ति अर्जन करने का स्रोत क्या है, यानी कि संपत्ति किस तरह से इकट्ठी की गई है, कमाने का उसका जो जरिया है वो क्या है। तो उसे वो भी एक महत्वपूर्ण आधार होता है। उसके अलावा क्योंकि जैसे ईमानदारी से जो संपत्ति कमाई जाती है उसका स्थान ऊंचा होगा, या कोई गलत काम से कमाता है तो उसका स्थान ऊंचा नहीं माना जाता। उसके अलावा दूसरा है व्यवसाय। व्यवसाय के आधार पर भी व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है कि व्यक्ति का व्यवसाय कौन सा है। जैसे मान लीजिए हम कहें आईएएस है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, उसका स्थान जैसे मजदूर है, कृषक है, या कहना चाहिए कृषक भी एक सामान्य किसान की बात हम यहाँ कर रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यवसाय जो एक सामान्य व्यवसाय है उसकी तुलना में उसे ऊंचा माना जाता है। इसी तरह से शिक्षा के आधार पर भी, जैसे शिक्षित है, शिक्षित की हम बात करेंगे तो किसका स्थान ऊंचा होगा? जो शिक्षित होगा, उसके आधार पर भी पद प्राप्त करता है व्यक्ति। मान लीजिए कोई डिग्री जिसने ली है, जिसने डिप्लोमा लिया है, जिसने शिक्षित तो है लेकिन एजुकेशन कितनी प्राप्त की है, हायर एजुकेशन प्राप्त की है, तो उसके जो स्थान है कम पढ़े लिखे की तुलना में ऊंचा माना जाता है। उसके अलावा विवाह भी व्यक्ति को कई परिस्थितियां प्रदान करता है। विवाह करने पर ही एक व्यक्ति या एक जो समाज के जो व्यक्ति हैं वो पति पत्नी, माता पिता या अन्य परिस्थितियां जैसे जीजा, जवाई, बहू, भाभी, ये विभिन्न पद प्राप्त होते हैं। विधवा या विधुर होने, सजाति या अंतरजातीय विवाह करने, एक विवाह या बहुविवाह करने के आधार पर भी समाज में अलग अलग पद, सामाजिक परिस्थितियां जो हैं वो व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। उसके अलावा राजनीतिक सत्ता के आधार पर शासक और शासित का अंतर हमें देखने को मिलता है। साधारण लोगों की अपेक्षा जो सत्ता या राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं उनकी परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। जो शासक है उसकी परिस्थिति ऊंची होती है। प्रजातंत्र में शासक दल से संबंधित जो लोग हैं और विरोधी दल के प्रमुख नेताओं की सामाजिक परिस्थिति ऊंची मानी जाती है। तो इस तरह से शासक और शासित, इन सब चीजों का अंतर हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा उपलब्धियां कि व्यक्ति अपने परिश्रम के द्वारा विभिन्न उपलब्धि प्राप्त करता है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, खेल कूद हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता है जिसमें हम विभिन्न लोगों के नाम जानते हैं। लता मंगेशकर हैं, संगीत के क्षेत्र में हम देख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद साहित्य के क्षेत्र में, या वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिनने अलग अलग अच्छे खिलाड़ी, अच्छे वैज्ञानिक, कलाकार, कवि, इन सब की परिस्थिति ऊंची होती है। किसके आधार पर है? ये उनकी अपनी
उपलब्धियों के आधार पर। उसके अलावा जो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है उसके आधार पर भी परिस्थितियां निर्धारित होती हैं। किसी समाज में धन को या किसी में आध्यात्मिक प्रगति को, किसी में वीरता या साहसिक कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। जिस समाज के अंदर, जिस संस्कृति के अंदर जिस कारक पर ज़्यादा जोर दिया जाता है वहाँ वही कारक या आधार जो है परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति के निर्धारण का आधार भी बनता है। उसके आधार पर उस व्यक्ति को जो परिस्थितियां हैं वो प्राप्त होती हैं। ये तो बात थी परिस्थितियों की, प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियां। समाज में हमें जो है दोनों ही परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, किंतु क्योंकि कार्यात्मक दृष्टि से ये दोनों परिस्थितियां एक दूसरे की पूरक हैं। प्रदत्त परिस्थितियों का जीवन में पहला स्थान है और जो अर्जित परिस्थिति हैं वो भी उसी के साथ में जुड़ी हुई हैं। परिस्थितियों के साथ में बात आती है भूमिका की, क्योंकि भूमिका क्या किसे कहते हैं हम? भूमिका का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति जिस प्रकार का पद धारण करता है उससे संबंधित जो भी दायित्वों का निर्वाह करता है, सुविधाओं और विशेष अधिकारों का उपभोग करता है, उसे हम भूमिका कहते हैं। यानी कि एक प्रसिद्ध धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वह उस पद की भूमिका है। मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति का पद है, वो क्या है? एक परिस्थिति है, और उस परिस्थिति से संबंधित जो उसके कर्तव्य हैं वो राष्ट्रपति की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। कोई भी पद है, चाहे हम पति की बात करें, भाई की बात करें, टीचर की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, एक पद धारण करने के बाद में उससे जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है उसे हम भूमिका का नाम देते हैं। जैसे फेयर चाइल्ड के अनुसार भूमिका क्या है? भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित है। यानी कि भूमिका क्या है? एक व्यक्ति का समूह में जिस व्यवहार की उससे आशा की जाती है या जो समूह या संस्कृति के द्वारा परिभाषित है कि इस पद पर इसे ये व्यवहार करना है, उसे हम भूमिका कहते हैं। इसी तरह से इलियट और मेरिल कहते हैं भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। यानी कि जो पद उसने धारण किया है उसके अनुरूप जो व्यवहार वो करता है वो भूमिका है। हार्टन एवं हंट ने भी इसी तरह से कहा है कि एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप जो है व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे हम भूमिका कहते हैं, या उसे हम भूमिका के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि एक पद व्यक्ति का जो है उसे धारण करने के कारण से जिस कार्यों की हम व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं वो क्या कहलाएगी? व्यक्ति की भूमिका कहलाएगी। अगर हम बात करते हैं भूमिका की विशेषताओं की, तो भूमिका का संबंध उन व्यवहारों से होता है जो व्यक्ति को एक पद धारण करने के बाद उससे उस व्यवहार की आशा की जाती है। समूह या समाज उससे अपेक्षा करता है कि उसे ऐसा करना चाहिए। यानी कि जैसे एक स्टूडेंट है तो उसे पढ़ना चाहिए, क्लास में आना चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए, नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इस तरह की जो अपेक्षाएं हैं वो एक पद धारण करने के बाद में जो उससे अपेक्षा की जाती है। उसके अलावा भूमिका का निर्धारण कैसे होता है? जो समाज है, जो संस्कृति है, उसके आधार पर, उसके नियमों के आधार पर
उसकी भूमिका का निर्धारण होता है, क्योंकि हर समाज में अलग अलग पद और उन पदों से संबंधित अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। तो इसलिए वहाँ के समाज, वहाँ की संस्कृति के ऊपर जो है भूमिका निर्भर करती है। और समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्ष से नहीं होती, हमेशा परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में ही निभाई जाती है। भूमिका का संबंध किससे होता है? परिस्थिति से होता है। मान लीजिए आपने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तब आपसे एक भूमिका की अपेक्षा हम करते हैं, क्योंकि जब आपने जो पद धारण किया है स्टूडेंट का, तो उस और जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसके अनुरूप व्यवहार करना या वो क्लास अटेंड करना आपकी क्या कहलाएगी? भूमिका कहलाएगी। भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय और संस्कृति में अलग अलग तरह से निभाई जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति अलग होती है लोगों की, उसके आधार पर ही करता है। एक परिवार में कई सदस्य होते हैं, कई बच्चे होते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं, अलग अलग रुचि होती है उनकी, और व्यक्ति समाज में अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण से वो समाज में जाना जाता है वो क्या कहलाती है? उसका मुख्य रोल, की रोल कहलाता है। और अन्य भूमिकाएं क्या कहलाती है? सामान्य भूमिकाएं। इसके अलावा अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया जाता है। सभी प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे एक व्यवहार आप अपनी माता के साथ करेंगे, पिता के साथ अलग करेंगे, भाई के साथ अलग करेंगे, सहेली के साथ अलग करेंगे, अपने दोस्त के साथ अलग करेंगे, टीचर के साथ में अलग करेंगे। एक ही व्यवहार आप सबके साथ एक सा नहीं कर सकते, और प्रत्येक भूमिका के साथ कोई ना कोई सुविधा, अधिकार अवश्य जुड़े हुए होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं परिस्थिति और भूमिका का संबंध की, तो परिस्थिति क्या है? एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है और एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है। और भूमिका क्या है? कहाँ से जुड़ी है? भूमिका हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सामाजिक मनोविज्ञान का विषय इसको माना गया है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है। उसका कारण क्या है? व्यक्तियों के व्यक्तित्व, क्षमता और व्यवहार में भिन्नता होना। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी अपना अपना व्यवहार अलग अलग तरह से करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, व्यवहार अलग अलग तरह का हमें देखने को मिलता है। और भूमिका जो है वो परिस्थिति का एक गतिशील पहलू माना गया है। परिस्थिति और भूमिका के संबंध भी सदैव स्थिर नहीं होते, बल्कि बदलते रहते हैं। यानी कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे वैसे परिस्थिति और भूमिका में भी चेंज आता रहता है। जैसे पति पत्नी, माता पिता और संतान के संबंध, शासक और जनता के संबंध, गुरु शिष्य के संबंध जैसे पुराने समय में थे, वैदिक काल में थे, वैसे आज नहीं है। इन परिस्थितियों की प्रतिष्ठा और भूमिका में भी काफ़ी अंतर आया है, काफ़ी बदलाव आया है। धन्यवाद।